बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हमारी इस लेक्चर सीरीज़ के नए वीडियो में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आज का ये जो वीडियो है तो हमारे पिछले वीडियो जो कि हमने कुआ के ताल्लुक़ से बनाया था, तो उस पिछले वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने कुआ के ताल्लुक़ से पूरा इंट्रोडक्शन उसका आप लोगों के सामने रखा था और उसको आपको समझाने की कोशिश की थी, और साथ ही हमने ये भी बताया था कि कुआ की जो अलग अलग टाइप्स होती हैं तो वो कौन कौन सी होती है। तो उसकी जो मेन टाइप्स होती हैं तो वो एक तो कुव्वत मुहर्रिका होती है और दूसरी कुव्वत मुद्रिका होती है। तो कुव्वत मुहर्रिका के बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो के अंदर बात कर ली थी, और कुव्वत मुद्रिका का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने हमने रखा था। तो कुव्वत मुद्रिका के बारे में डिटेल में आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो से हम इसको आज से पढ़ने वाले हैं। तो अब कुव्वत मुद्रिका असल में किसको कहते हैं, तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुव्वत मुद्रिका, तो मुद्रिका जो लफ्ज़ है तो असल में ये इदराक से बना है, और इदराक कहते हैं किसी भी चीज़ के इल्म के हासिल करने को, उसके बारे में मालूमात हासिल करने को इदराक कहते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है मुद्रिका, तो ये उसी से बना है। मतलब ऐसी कुव्वत कि जो किसी भी चीज़ का इदराक हमको कराए, किसी भी चीज़ के बारे में हमको मालूमात हासिल कराए, किसी भी चीज़ का इल्म हमको दे, तो वो कुव्वत जो होती है तो उसको कुव्वत मुद्रिका कहते हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ का इल्म हासिल करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इदराक करते हैं। अब कुव्वत मुद्रिका जो होती है तो ये हमारे बदन के अंदर 10 इसके अलग अलग टाइप्स पाई जाती हैं। 10 अलग अलग कुव्वत मुद्रिका या क़वाए मुद्रिका हमारे बदन के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें से 5 जो होती हैं तो वो ज़ाहिरी बदन के अंदर होती है, मतलब वो एक्सटर्नली पाई जाती हैं, और 5 ऐसी कुव्वतें होती है कि जो इंटरनली पाई जाती हैं। तो जो 5 एक्सटर्नल जो कुव्वतें होती है या जो फिर कुआ होती हैं, तो उनको हम कुवाए मुद्रिका ज़ाहिरा कहते हैं, और जो इंटरनली पाई जाती हैं तो उनको कुवाए मुद्रिका बातिना कहते हैं। तो ये दोनों भी चीज़ें हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रखी हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब ये जो दोनों भी जो कुव्वतें होती हैं, एक तो जो कुव्वत मुद्रिका ज़ाहिरा होती है या क़वाए मुद्रिका ज़ाहिरा होती है, तो इसके अंडर फिर 5 अलग अलग हवास आते हैं, तो जिनको हम हवास खमसा ज़ाहिरा कहते हैं। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसके बारे में हमने बचपन से पढ़ा है, हम सभी इसको पढ़ते आ रहे हैं, और इंग्लिश में इसको 5 सेंसेस कहते हैं। तो ये 5 सेंसेस होते हैं, तो जो कि क़वाए मुद्रिका ज़ाहिरा के अंडर आते हैं, उसके ताबे होते हैं, उसके तहत ये आते हैं, उसके ज़िमन में ये आते हैं। तो 5 हमारे पास में कुव्वतें होती हैं, और उसके अंडर जो सेंसेस होते हैं, उसके अंडर जो हवास होते हैं, तो उनको हम हवास खमसा ज़ाहिरा कहते हैं। ये हवास खमसा ज़ाहिरा अब क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम वीडियो के आगे वाले जो हिस्सा है हमारा, तो आगे वाला जो हिस्सा है तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और दूसरी जो फिर इंटरनली जो पाई जाती हैं कुआ, तो वो कुवाए मुद्रिका बातिना होती है, जो इंटरनली पाई जाती है हमारे बदन के अंदर। और फिर से इसके अंडर में 5 अलग अलग हवास आते हैं, जिनको हवास खमसा बातिना कहते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, तो इंशाल्लाह हम हमारे या तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब भी इसके बारे में मौका मिले तो हम इसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो क़वाए मुद्रिका ज़ाहिरा होती हैं और इसके अंडर में जो 5 अलग अलग खवास होते हैं, जिनका हवास खमसा ज़ाहिरा कहते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये है क़वाए मुद्रिका ज़ाहिरा, जो कि एक्सटर्नली हमारे बदन के अंदर पाई जाती है, जो हमको दिखाई देती हैं, और जिनका काम होता है कि एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल कर लेना। और इन्हीं क़वाए मुद्रिका ज़ाहिरा के अंडर जो आते हैं तो वो कौन से होते हैं, वो हवास खमसा ज़ाहिरा होते हैं, हवास खमसा ज़ाहिरा। और इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क़वाए मुद्रिका ज़ाहिरा जो होती हैं तो वो बेसिकली 5 होती हैं। तो ये जो खम्स का जो लफ्ज़ है, तो ये खम्स का मतलब ही असल में 5 होता है। तो क़वाए मुद्रिका ज़ाहिरा 5 होती है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर 1 ये कुव्वत बासिरा होती है, कुव्वत बासिरा या फिर उसको आईसाइट कहते हैं, देखने की जो हमारी कुव्वत होती है, विजन जो हमारा होता है। दूसरी जो होती है तो वो कुव्वत सामिया होती है, जिसको हम हियरिंग कहते हैं, सुनने की जो हमारी सलाहियत होती है।
सुनने की हमारी क़ुव्वत जो होती है तो उसको क़ुव्वत सामिया कहते हैं। तीसरी क़ुव्वत शाम्मा होती है, यानी सूंघने की सलाहियत या फिर सूंघने की क़ुव्वत या फिर स्मेल इसको हम कहते हैं। और चौथे नंबर पर जो होती है तो वो क़ुव्वत ज़ायक़ा होती है, या जिसको हम टेस्ट की पावर कहते हैं। जो हमारी क़ुव्वत होती है जिससे हम किसी भी चीज़ का टेस्ट मालूम करते हैं, उसका जायका मालूम करते हैं, उसका मज़ा मालूम करते हैं। और फिर सबसे आखिरी जो हमारी क़ुव्वत होती है तो वो क़ुव्वत लामेसा होती है, जिसको हम टच की सलाहियत कह सकते हैं या टचिंग की क़ुव्वत कह सकते हैं। ये तमाम जो क़ुव्वतें हैं तो ये सब के सब हवा से खमसा ज़ाहिरा के अंदर भी इसको हम काउंट करते हैं, या फिर ये हमारे कवाए मुद्रिका ज़ाहिरा होती हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम आगे समझने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ क़ुव्वत बासिरा के ताल्लुक़ से डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। इसको पढ़ने में इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ क़ुव्वत बासिरा के बारे में या फिर आईसाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब क़ुव्वत बासिरा जो होती है या आईसाइट जो होती है, तो अब इसके नाम से ही हमको पता है और बहुत कॉमन सेंस की बात है कि क़ुव्वत बासिरा का जो काम होगा तो वो क्या होगा, वो देखना होगा। लेकिन सिर्फ हम इसको अगर एक आम इंसान को समझाएंगे तो तब उसको हम ये कहेंगे कि ये इसका काम जो होता है, क़ुव्वत बासिरा का जो काम होता है तो वो देखना होता है। लेकिन हम जब इसको प्रोफेशनली जब इसको हम समझेंगे या फिर इसको इस्तिलाह के अंदर हम समझना चाहेंगे तो इस्तिलाह में इसके बारे में ये कहा जाता है कि क़ुव्वत बासिरा का जो काम होता है तो वो रंग, रोशनी और अशकाल यानी शक्लों का इदराक करना होता है। तो हम आँखों के ज़रिए से या फिर क़ुव्वत बासिरा के ज़रिए से बेसिकली 3 चीज़ों को मालूम करते हैं, 3 चीज़ों का इदराक हम करते हैं, 3 चीज़ों का इल्म हम हासिल करते हैं। तो हम अपने आँखों के ज़रिए से सिर्फ देखते हैं, तो देखने के साथ साथ हम क्या क्या मालूम करते हैं। एक तो हम किसी भी चीज़ का रंग मालूम कर लेते हैं, फिर हम रोशनी का इदराक करते हैं कि यहाँ पर रोशनी है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है, और फिर हम अलग अलग किस्म की शक्लों का इदराक या इल्म हासिल करते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं तो हम एक आले के ज़रिए से करते हैं। एक इसका हमारे पास में इक्विपमेंट होता है क़ुव्वत बासिरा का, तो जिसको हम आँख कहते हैं। तो क़ुव्वत बासिरा का जो आला होता है तो वो आँख होता है, और आँख के ज़रिए से हम रंग, रोशनी और अलग अलग अशकाल का इदराक करते हैं। तो ये इसका बहुत ही बुनियादी पॉइंट है। फिर जब हम क़ुव्वत बासिरा के बारे में जब पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर एक नई टर्म हमको देखने को मिलती है जिसको हम इल्मुल मनाजिर कहते हैं। अब ये इल्मुल मनाजिर किसको कहते हैं, तो इल्मुल मनाजिर की डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख रखी है। इल्मुल मनाजिर उस इल्म को कहते हैं कि जिसके अंदर क़ुव्वत बासिरा, उसके आलात और अफ़ाल की बहस की जाती है। तो अब क़ुव्वत बासिरा है, उसके आलात जो है, उसकी जो आला मेन जो है वो है आइज़, वो हमारी आँखें हैं। फिर उसी के साथ में जो अलग अलग नर्व्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ख़ास तौर से जो अज़्बे बासिरा होती है या जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और फिर दूसरी जो चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर अब आइज़ हैं, तो आइज़ के एनाटॉमी जब हम पढ़ेंगे तो आइज़ के अंदर फिर अलग अलग जो उसके तबक़ात होते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो इनसे जो चीज़ें बहस करती हैं तो वो तमाम की तमाम इल्मुल मनाजिर के अंदर काउंट की जाती है, इल्मुल मनाजिर के अंदर इसको हम गिनते हैं। तो अब आज का ये जो वीडियो भी होने वाला है, तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि ये इल्मुल मनाजिर के अंदर ही इस वीडियो को भी आप शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो बहुत ही बुनियादी जो सवाल उठता है वो ये है कि ये बुनियाद है कि सारी की सारी जो बहस टिकी हुई है वो इस पर है कि आंखें हैं और आंखें कुछ न कुछ देख रही हैं, हम कुछ न कुछ देख रहे हैं, या फिर इस दुनिया के अंदर जितने भी जानदार जो पाए जाते हैं जिनको आंखें होती हैं तो वो देखते हैं। तो अब देखने का जो अमल है तो वो कैसे होता है, तो हम इसी को अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम देख कैसे पाते हैं। और जो हमारे हुक्मा जो गुज़रे हैं, अतिब्बा जो गुज़रे हैं, तो इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 अलग अलग नज़रियात बयान किए हैं। 2 अलग अलग नज़रियात यहाँ पर पैदा हुए हैं कि हम देखते कैसे हैं, हम कैसे देख पाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उसको समझ लें और इससे पहले कि हम ये जाने कि हम देखते कैसे हैं, तो यहाँ पर 2 अल्फाज हम आपको समझाना चाहते हैं ताकि आइंदा आपको दिक्कत ना हो समझने के अंदर। तो अब आगे आप एक लफ्ज़ ऐसा है कि जो बहुत बार बार आप सुनने वाले हैं, जो है मुबस्सर। ये मुबस्सर का जो लफ्ज़ है ये आपको बार बार सुनने को मिलने वाला है, यहाँ पर हमने इसको लिख रखा है। तो मुबस्सर किसको कहते हैं? मुबस्सर कहते हैं उस चीज़ को कि जिसको देखा जाए, जिसको हम देखेंगे वो मुबस्सर होगा।
और जब इसको हम मुबस्सिर कह देंगे, जो इसके नीचे यहाँ पर लिख रखा है, तो मुबस्सिर कहते हैं देखने वाले को। अब ये बेसिक ग्रामर है अरबी का कि ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है सिर्फ, लेकिन जहाँ पर भी आपको इस तरह की जो चीज़ें नज़र आएंगी तो आप वहाँ पर फ़ौरन समझ जाएंगे कि एक चीज़ फ़ाइल है और दूसरी मफ़ूल है। तो जिस चीज़ के ऊपर ज़बर होता है तो वो मफ़ूल होती है, और जिस पर ज़ेर होता है तो वो फ़ाइल होता है। तो जैसे मुबस्सिर जो है देखने वाला, ये फ़ाइल है, और मुबस्सर जो है वो मफ़ूल है, जिसको देखा जा रहा है। तो अब मिसाल के तौर पर अभी के अभी में इसकी एक बहुत आसान सी मिसाल हम लेते हैं। वो ये है कि जो मोबाइल आपके हाथ में है, या फिर मोबाइल की जो स्क्रीन है, या फिर किसी भी और गैजेट की स्क्रीन जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो मोबाइल की स्क्रीन है या फिर आपके गैजेट की जो स्क्रीन है तो वो मुबस्सर है, और आप जो हैं या आपकी आंखें जो है तो वो मुबस्सिर है। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बुनियादी ग्रामर है। तो आइंदा जब भी जो लफ्ज़ मुबस्सर है वो इस्तेमाल होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिस चीज़ की तरफ देखा जा रहा है तो उसको मुबस्सर कहा जाता है। अब ये पहला नज़रिया है कि हम देखते कैसे हैं। तो पहला नज़रिया ये है कि कुछ हुक्मा ने ये कहा कि हमारी आँखों से मखरूती शुआएँ यानी कोनिकल रेज़ निकलती हैं, और वो फिर मुबस्सर पर पड़ती हैं। वो फिर जिस चीज़ को हम देख रहे हैं तो उसके ऊपर पड़ती हैं, और वो चीज़ फिर हमको नज़र आने लग जाती है। तो ये पहला इसका जो नज़रिया है वो ये है कि आँखों से मखरूती शुआएँ निकलती हैं, आँखों से कोनिकल रेज़ निकलती हैं, जो हमने डायग्राम के अंदर यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि आँखों से इस तरह की ये रेज़ निकलेंगी। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो एपेक्स होता है, इस कोन का जो एपेक्स होता है या जो इसका रास होता है, तो वह आँखों की पुतली के ऊपर होता है, यहाँ पर होता है, और पुतली के कहते हैं प्यूपिल को। और दूसरा फिर इसके बारे में ये बताया गया है कि इसका जो इस कोन का या इस मखरूत का जो कायदा होता है, जो बेस होता है, तो वो मुबस्सर के ऊपर होता है। तो ये इस तरह से इसको हुक्मा ने समझाने की कोशिश की है। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़े बड़े फिर सवालात उठे। जैसे मिसाल के तौर पर सवाल ये उठा कि फिर हम अंधेरे के अंदर किस तरह से अंधेरे के अंदर क्यों नहीं देख पाते। अब अगर आंखों से हमारे शुआएं निकल रही हैं तो अंधेरे के अंदर भी हमने देख पाना चाहिए, लेकिन अंधेरे में हम देख नहीं पाते। तो इसका मतलब आंखों से शुआएं नहीं निकलती हैं, आंखों से रेज़ नहीं निकलती हैं, आंखों से रोशनी नहीं निकलती है। तो फिर अब क्या हो सकता है? तो दूसरा फिर नज़रिया आता है, वो ये है कि आँखों से भी रोशनी नहीं निकलती है और ना मुबस्सर से रोशनी निकलती है, बल्कि आँखों के और मुबस्सर के दरमियान की जो शुआएं होती है तो वो मखरूती शक्ल इख्तियार कर लेती है और हमको कोई भी चीज़ नज़र आती है। ये सबसे मशहूर और अभी तक का साबित शुदा नज़रिया यही है कि ना आँखों से रोशनी निकलती है, ना आँखों से शुआएं निकलती हैं, ना मुबस्सर से शुआएं निकलती हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में जो शुआएं होती हैं, जो इनके दोनों के बीच में जो रोशनी होती है, तो वो मखरूती शक्ल इख्तियार कर लेती है और हमको चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। और जहाँ पर भी फिर शुआएं होंगी, जहाँ पर रोशनी होंगी तो वहाँ पर हमको नज़र आएगा, जहाँ पर रोशनी नहीं होंगी वहाँ पर हमको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और ये जो नज़रिया है, ये जो कंसेप्ट है कि आँखों के और मुबस्सर के दरमियान जो रोशनी पाई जाती है तो वो मखरूती हो जाती है और फिर चीज़ें नज़र आती है, तो इसको जो नाम दिया गया है वो इस्तिहाला शुआइया नाम इसको दिया गया है। तो इस कंसेप्ट को तो हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको ये सवाल भी पूछा जाए कि इस्तिहाला शुआइया किसको कहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि आँखों के और मुबस्सर के दरमियान की जो रोशनी होती है तो वो मखरूती शक्ल इख्तियार कर लेती है और इसकी वजह से फिर हमको चीज़ें नज़र आने लगती है। और फिर ये जो चीज़ें नज़र आती हैं तो इसको ये जो पूरा प्रोसेस होता है तो ये इस्तिहाला शुआइया कहलाता है। तो इब्न हैसम जो है तो इन्होंने जो ऑप्टिक्स हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, नूर के अंदर शुआओं के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम किया है, तो इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। और इब्न हैसम जो है तो वो भी इसी दूसरे नज़रिए के कायल हैं, वो भी इसी दूसरे नज़रिए को ज़्यादा बेहतर मानते हैं कि आँखों के और मुबस्सर के दरमियान जो रोशनी होती है तो वही जो रोशनी होती है तो वो जो शुआएं होती है वो मखरूती शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और फिर हमको जो भी चीज़ें होती है तो वो नज़र आने लग जाती हैं। इब्न हैसम ने उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो आँखों के और मुबस्सर के दरमियान जो रोशनी होती है तो वो शुआएं जो होती हैं तो वो टकराती हैं पहले मुबस्सर पे और फिर मुबस्सर से टकरा कर वापस हमारी आँखों के अंदर आती हैं। फिर आँखों से ये जो आँखों के अलग अलग तबकात हैं उससे गुजरते हुए फिर ये अज़्ब बासिरा पर जाती है और अज़्ब बासिरा से फिर ये मुख पर जाती है और मुख से फिर ये हसास अखीर तक जाती है और फिर हमको कोई भी चीज़ नज़र आती है। इस तरह से इब्न हैसम ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी
क़ुव्वत बासरा से रिलेटेड है, वो है तहदीक़ बसर का टॉपिक। तहदीक़ बसर, या फिर इसको हम आम ज़ुबान के अंदर घूरना कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम घूरते क्यों हैं, और इसी से फिर ये पूरा का पूरा टॉपिक रिलेटेड है कि तहदीक़ बसर हम क्यों करते हैं। तहदीक़ बसर यानी घूरना, तो हम घूरते क्यों हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इब्ने हैसम ने ये दिया है कि हमारी आँखों के और मुबस्सर के दरमियान ये जो कोन पाया जाता है, ये जो मखरूती शक्ल में जो शुआएँ पाई जाती हैं, तो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो मरकज़ होगा, जो हमने यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ की है, तो इस सेंटर से जो नज़दीक, जो सबसे जो नज़दीक जो चीज़ होगी, इस सेंटर से करीब जो चीज़ होगी, तो वो हमको सबसे ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी, वो हमको बहुत ज़्यादा साफ़ नज़र आएगी। और फिर जो चीज़ इस सेंटर से जितनी ज़्यादा दूर होती जाएगी, तो वो फिर उतनी ही ज़्यादा धुंधली होती जाएगी। अब आप अपने अभी अभी में ये तजुर्बा करके देख सकते हैं कि आपकी जो नज़रें हैं वो जिस स्क्रीन के ऊपर हैं, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन जो है, या फिर जो लैपटॉप वगैरह है, जो कंप्यूटर है, जो स्क्रीन है, वो आपको बहुत क्लियर नज़र आ रही है। लेकिन इसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी धुंधली हो गई है, वो आपको इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही है। तो होता ये है कि जब हम घूरते हैं, तो आप खुद ये तजुर्बा करके देख सकते हैं कि जब आप घूरेंगे किसी भी चीज़ को, तो आप अपनी आँखों को बारीक करते हैं। अब बारीक करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी आँखों के उस कोन को, उस रोशनी के उस कोन को, शुआओं के उस कोन को या मखरूत को आप बारीक कर रहे हैं। मतलब आप उन तमाम चीज़ों को अपनी आँखों के उस कोन के नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो चीज़ इस कोन के मरकज़ से नज़दीक आ जाएंगी, तो वो क्लियर नज़र आएगी। और इसीलिए जब हम किसी भी चीज़ को घूरते हैं, तो वो चीज़ हमको फिर क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जो चीज़ शुआओं के इस कोन के जितनी नज़दीक, मरकज़ के जितने नज़दीक होंगी, वो उतनी क्लियर नज़र आएगी, और जो चीज़ इससे जितनी दूर होंगी, तो वो उतनी ज़्यादा हमको धुंधली नज़र आएंगी। इसका एक बहुत अच्छी जो मिसाल है, बहुत अच्छी मिसाल इसकी, वो है पोर्ट्रेट मोड। ये फ़ोटो देखिए, इस फ़ोटो के अंदर आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जो कैमरे का जो फोकस है वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर है, लेकिन बैकग्राउंड जो है तो वो पूरा ब्लर हो गया है। तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर क्या होता है कि जो असल ऑब्जेक्ट होता है, तो हम फोकस कैमरे का उसी के ऊपर कर लेते हैं और फोकस को हटा देते हैं बैकग्राउंड से, इसीलिए वो तमाम चीज़ें हमको ब्लर नज़र आती हैं। तो इस फ़ोटो के अंदर जो कैमरे का फोकस है वो मेरे ऊपर है, और इसीलिए मेरा जो इमेज है वो आपको बहुत क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लर हो चुकी हैं। ये तहदीक़ बसर की एक बहुत अच्छी मिसाल है। और हमारी आंखों से जो शुआएँ निकलती हैं मखरूती शक्ल में, तो वो जब निकलती हैं तो वो किस तरह से काम करती हैं, और ये कौन जहाँ जहाँ पर भी होता है, और ये मरकज़ से इसकी जितनी भी चीज़ें नज़दीक होती हैं वो क्लियर नज़र आती हैं, बाकी चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती। ये इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। अगला जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें आँखें दो हैं, लेकिन हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो फिर ये एक ही क्यों नज़र आती है। हालांकि दो आँखें हैं तो हर चीज़ दो नज़र आनी चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है। इसका एक्सप्लेनेशन इब्ने हैसम ने फिर से दिया है। वो ये है कि जब आँखें तबई वज़ा में होती है, यानी ये जब अपने नेचुरल पोजीशन पर होती है, जो इनकी पोजीशन होती है नेचुरल, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कैसी होती है। तो नेचुरल पोजीशन में जब आँखें होती हैं तो दोनों से जो मखरूती शुआएँ निकलती हैं तो वो एक ही नुक्ते के ऊपर फिर बाद में बनती हैं, और एक साथ एक ही नुक्ते के ऊपर ये पड़ती भी हैं, और फिर जब ये रिटर्न आती हैं तो असबा मुश्तरका जो होती है तो उसके ऊपर एक साथ ये छपती है, और फिर हस्सास आखिर पर भी एक ही साथ पहुंचती है। और इसीलिए ये होता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम देखते हैं तो वो हमको एक ही नज़र आती है, बजाय इसके कि दो नज़र आए। लेकिन जब हमारी आंखों की तबई वज़ा बदल जाती है, जैसे कि ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, और इस मर्ज़ को मर्ज़ हॉल कहते हैं, क्रॉस्ड आइज़ इसको कहते हैं। तो जब आंखों की वज़ा बदल जाती है, जो अपनी जो तबई उनकी वज़ा है, जो इनके नेचुरल पोजीशन है उनसे हट जाती हैं, तो सबसे ऊपर आपको इस तस्वीर के अंदर नज़र आएगा कि आंखों की तबई वज़ा है, सबसे ऊपर वाली जो तस्वीर है, उसके नीचे की जितनी भी है वो गैर तबई वज़ा है। तो जब उनसे हट जाती है तो ये जो मखरूती जो शुआएँ निकलती हैं, तो फिर ये अलग अलग वक्त पर पड़ती हैं और अलग अलग नुक्तों पर पड़ती हैं,
और फिर ये अलग अलग वक्त में ही रिटर्न भी आती हैं, अलग अलग वक्त में ही हसास आखिर तक के पहुंचती है। और इसीलिए फिर मर्ज हॉल के जो मरीज़ होते हैं, जो क्रॉस्ड आइज़ जिनकी होती है, तो उनको हर चीज़ दो दो नज़र आती है, या फिर उनको ये जो कोई भी चीज़ होती है तो वो अच्छी तरह से नज़र नहीं आती। ये इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अब ये जो अगली चीज़ है, रोशनी की कैफ़ियत क्या होती है। रोशनी की कैफ़ियत, या फिर इसको बहुत आसान ज़ुबान के अंदर अगर आप समझेंगे, वो ये है कि रोशनी जब हमारी आँखों के अंदर पड़ती है तो क्या होता है, असल में क्या होता है। तो आप देखिए कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो हमें किसी न किसी अंदाज में दर्द पहुंचाती हैं, तकलीफ़ पहुंचाती है, अलम पहुंचाती हैं। तो अब मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ को जब हम सूंघते हैं तो उसकी खुशबू या तो हमको अच्छी लगती है या फिर उसकी खुशबू हमको बुरी लगती है। हम किसी भी चीज़ को छूते हैं तो अगर उसका जो टेम्परेचर है तो वो अगर नॉर्मल रहा तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, वो चीज़ जो है तो वो बहुत ज़्यादा अगर ठंडी होगी या बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो हमको उससे तकलीफ़ होती है। इसी तरह से जब कोई भी रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो अगर वो नॉर्मल होगी तो फिर उससे हमको कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती। हालांकि तकलीफ़ होती है लेकिन मालूम नहीं पड़ती। लेकिन तो रोशनी जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो फिर वो हमारी आँखों को तकलीफ़ देना शुरू करती है, वो हमारी आँखों को, हमारी बीनाई को फिर वो दर्द पहुँचाती है। और इसीलिए जब हम बहुत देर तक के किसी तेज़ रोशनी को देख लेते हैं तो उसके बाद में हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और हमारी आंखों से फिर आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। इसकी बहुत अच्छी मिसाल ये है कि जब हम किसी जगह पर वेल्डिंग होते हुए देखते हैं तो वेल्डिंग को आप अगर बहुत देर तक के एक साथ देख लेंगे, एक जैसे देख लेंगे, तो बहुत देर के बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी आंखें लाल हो गई और आंखों से फिर कंटिन्यू आंसू बह रहे हैं और आपके आंखों के अंदर सोजिश हो रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। तो रोशनी भी एक तरह से बीनाई के लिए दर्द का काम करती है और अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो ये आंखों को नुकसान पहुंचाती है, आंखों को दर्द पहुंचाती है। अब ये बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग हेडिंग है कि देखने में वक्त लगता है या नहीं लगता है, क्या देखने में वक्त सर्फ होता है। इब्ने हज़म का कहना है कि हाँ बिल्कुल होता है, देखने के अंदर वक्त सर्फ होता है। उसकी जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है वो इस तरह से दी है कि किसी भी जो चीज़ है जो मुबस्सर है तो उससे जब शुआएं टकरा के हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो सबसे पहले कर्निया पर पड़ती है, कॉर्निया के ऊपर पड़ती है, फिर कॉर्निया से या कर्निया से फिर वो तबक़े जलीदिया पर जाती है, फिर वहाँ से फिर वो अज़्ब बासिरा पर जाती है, फिर वहाँ से अज़्ब मुश्तरका पर जाती है और वहाँ से फिर वो आखिर में हस्सास आखिर पर जाती है और फिर हमको कोई भी चीज़ नज़र आती है। अब ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ है कि तमाम चीज़ें एक साथ हो जाए, इसके अंदर कोई वक्त ही ना लगे। तो वक्त लगता है और भले ही वो ऐसा हो कि हमें मालूम ही ना पड़े, इतना शॉर्ट टाइम हो कि हमें हमारी जो अक्ल है तो हमारा जो दिमाग है तो उस वक्त को वो पकड़ ना पाए, लेकिन वक्त लगता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त तो लगता है। दूसरा ये कि इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जब रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है और हमारे आसाब पर पड़ती है तो अब जाहिर सी बात है कि आसाब को उस रोशनी को या उस तस्वीर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर तब्दीलियाँ होती हैं, तगय्युरात होते हैं। और ये तगय्युरात जब भी होते हैं तो किसी भी चीज़ के अंदर तगय्युर जब होता है तो उसके लिए वक्त ज़रूरी है, वक्त का लगना ज़रूरी है, तगय्युर के लिए वक्त का होना ज़रूरी है। बग़ैर वक्त के तगय्युर नहीं हो सकता, तब्दीली नहीं हो सकती। तो ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि बग़ैर तगय्युर के हमको किसी भी चीज़ के बारे में मालूम हो ही नहीं सकता। तो ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि देखने के अंदर वक्त सर्फ होता है। तो इस तरह से ये पूरा हमने क़ुव्वत बासिरा के बारे में शॉर्ट में आपको बहुत सारे इसके अलग अलग कंसेप्ट्स हमने आपको बता दिए हैं। आप अगर सोच रहे होंगे कि हमने जो क़ुव्वत बासिरा है तो किताबों के अंदर इसके बारे में आँखों की तशरीह भी दी गई है, एनाटॉमी दी गई है, उसकी आँखों के अलग अलग तबक़ात उसके अंदर बताए गए हैं, तो हमने वो क्यों नहीं बताए। तो वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े और इसीलिए हमने यहाँ पर उनका एक्सप्लेन नहीं किया। आप किसी भी किताब का इस्तेमाल करके आँखों के एनाटॉमी मालूम कर सकते हैं, आँखों की तशरीह मालूम कर सकते हैं, उसके जो अलग अलग तबक़ात होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े और इसीलिए हमने इस वीडियो के अंदर उसको शामिल नहीं किया है। और इसी तरह से आगे के जो अलग अलग जो क़ुव्वतें हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम किसी भी उज़्व की तशरीह नहीं पढ़ाएंगे, उसके हम आपको एनाटॉमी नहीं पढ़ाएंगे, वो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ आपको जो कंसेप्ट्स हैं,
जो नज़रियात हैं वो आपका एक्सप्लेन करने की आसान सी ज़ुबान के अंदर कोशिश करेंगे। और हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हम किस तरह से उसको देखते हैं, किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं, तो हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम अगली जो 4 क़ुव्वतें हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे करके इंशाल्लाह हम उम्र तबय्या को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे दूसरे भी जो वीडियोज़ हमने बनाए हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखें। अगले वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।